यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले दो भाइयों की। कहने को तो दोनों भाई थे पर स्वभाव में एक दूसरे से बहुत अलग थे। बड़ा भाई नीरज जो चालाक, लालची और निर्दयी था। वही छोटा भाई मनोज जो समझदार, दयालु और शांत स्वभाव का था। एक दिन नीरज घर में अपनी पत्नी से बात कर रहा था। ए जी, सर्दियां आ गई है। कुछ गर्म कपड़े और चादरें खरीद लाना। हाँ भाग्यवान, मुझे पता है। सर्दियां आ गई है तो खर्च बढ़ेगा ही। बेकार में अब माँ के लिए भी गर्म कपड़े लाने होंगे। क्यों फिजूल में खर्च करने का सोच रहे हो? माँ की चिंता करने के लिए मनोज है ना। तुम बस अपना सोचो। ज्यादा समाज सेवा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अभी मैं सेठ धनराज के यहाँ जा रहा हूँ। आते वक्त सारी चीजें लेते आऊंगा। इतना बोलकर नीरज धनी व्यापारी सेठ धनराज के गोदाम चला जाता है। आ गए तुम। मुझे तो लगा आज तुम आओगे ही नहीं। ऐसे कैसे सेठ? आखिर आप हमारा घर चलाते हैं। आप हमारे माई बाप है। आपका काम करने भला मैं कैसे नहीं आता। ये ले पोटली, इसे आज रात शहर में रतन सेठ के पास पहुंचा देना। और खबरदार, अगर तूने पोटली खोलकर देखने की हिम्मत की तो। नहीं नहीं सेठ, मेरी ये मजाल जो मैं आपकी चीजें देखने की जुर्रत करूं। आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इतने सालों से छुपते छुपाते यह काम करता आ रहा हूं। क्या आज तक मैंने ऐसी भूल की है भला? चल ठीक है, अब तू जा और रात होते ही शहर के लिए निकल जाना। नीरज वो पोटली लेकर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद सारे मजदूर काम पर आते हैं। मनोज भी वहां आकर काम करने लगता है। अरे भाई मनोज, एक बात बताना। हम सब यहाँ दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी हमारा मुनाफा ज्यादा नहीं होता। तुम्हारा भाई तो कभी मजदूरी करते हुए दिखता भी नहीं, फिर सेठ उसे इतने सारे पैसे क्यों देते हैं? क्या पता भाई, जब भी मैं भैया से इस बारे में कोई सवाल करता हूं, वो मुझे डांट कर चुप करा देते हैं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कहीं तेरे भाई ने सेठ को कोई घुट्टी तो नहीं पिला दी ना? क्या भाई सुबह सुबह मजाक कर रहे हो? यह उनके आपस की बातें हैं। छोड़ो इन सब बातों को और काम करो। ठंडी का मौसम आ गया है। गर्म कपड़े, रजाई, चादरें लेनी है या नहीं? हाँ, सही कह रहे हो। अगर सेठ ने बात करते हुए देख लिया तो आधे दिन की मजदूरी कट जाएगी। इसके बाद वो लोग काम करने लगते हैं। रात होती है। मनोज अपनी मजदूरी लेकर घर जाने लगता है। तभी रास्ते में नीरज उसे मिलता है। अरे भैया, ये इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? ऊपर से ठंड और कोहरा भी छाया हुआ है। तू अपने काम से काम रख। ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है। चुपचाप घर जा, माँ तेरी राह देख रही है। नीरज बहाने से मनोज को घर भेज देता है ताकि वो शांति से पोटली लेकर शहर जा सके। मनोज घर जाता है। उसकी बूढ़ी माँ भूख से तड़पते हुए चारपाई पर सोई हुई थी। माँ, मैं आ गया। तूने खाना तो खा लिया है ना? मनोज को फिक्र ना हो इसलिए माँ झूठ बोल देती है। हाँ बेटा, आज तो मैंने कुछ ज्यादा ही भोजन कर लिया। चलो, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक दिन में तेरे लिए ऊनी कपड़े ले आऊंगा। मनोज ने अपनी माँ की बात पे यकीन कर लिया। वो निश्चिंत होकर सोने जा ही रहा था। तभी नीरज का बेटा चिंटू वहां आता है। अरे चाचा, आज खाना नहीं खाओगे क्या? दादी माँ ने भी नहीं खाया। क्या? पर माँ ने तो कहा कि उन्होंने भोजन कर लिया है। चाचा, दादी माँ झूठ बोल रही है। मेरी माँ ने आज दादी माँ को खाना दिया ही नहीं। बेचारी दादी माँ अब तक भूखी है। यह सुनते ही मनोज गुस्से से जया को बुलाता है। भाभी कहाँ हो? भाभी, ओ भाभी। जया उनके पास आती है। क्या हुआ मनोज? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? भाभी, आखिर आपको हो क्या गया है? आप माँ का ख्याल क्यों नहीं रखती है? आज आपने माँ को खाना क्यों नहीं दिया? किसने कहा? माँ झूठ बोल रही है।
मैंने खुद अपने हाथों से खाना निकालकर माँ को दिया था। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारा बेटा चिंटू भी झूठा है, क्योंकि बताया तो उसी ने था। जया का झूठ पकड़ा जाता है। चिंटू, तुझे मैंने कितनी बार कहा है बड्डों के बीच में नहीं पड़ते हैं। तू मेरी बात सुनता क्यों नहीं? बेटा मनोज, रहने देना, मुझे भूख नहीं है। बहस मत कर। मनोज, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अब तक मैंने बहुत सेवा कर ली तुम्हारी माँ और तुम्हारी। अब से अपना अपना देख लो। मैं तुम दोनों की नौकर नहीं हूँ। जब से नीरज भैया थोड़ा ज्यादा कमाने लगे हैं, तब से तुम्हारा स्वभाव ही बदल गया है। मैं यहाँ तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ। मुझे बहुत काम है। चल चिंटू, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। जया चिंटू को लेकर वहां से चली जाती है। मनोज के चेहरे पर निराशा छाती है। वे दोनों उस रात भूखे पेट ही सोते हैं। अगली सुबह मनोज काम के लिए निकलता है। रास्ते में कुहासा, सर्द हवाएं, चारों तरफ इतनी ठंड के आसपास आदमी तो दूर, कोई परिंदा भी ना दिखता। ऐसी कड़कड़ाती ठंड में मनोज बिना चादर के बस एक फटे कपड़े में निकल पड़ता है अपने कर्म की ओर। सेठ जी, मुझे आज थोड़ा उधार चाहिए। मैं इसके बदले दुगना काम करूंगा। रात में भी मजदूरी करूंगा। मनोज, मैं तुझे उधार नहीं दे सकता। और रही बात मजदूरी की, तो मैं तुझे आज काम से निकाल संगीत रहा हूं। पर क्यों सेठ, मैंने आखिर क्या गलती कर दी? यह सब मैं नहीं बता सकता। बस अब तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है। जा अपने लिए नया काम ढूंढ ले। मनोज को समझ नहीं आता कि आखिर उसे सेठ धनराज ने काम से क्यों निकाला। मनोज तो बड़ी मेहनत और लगन से काम करता था। मनोज के हाथ निराशा आई। वो मुंह लटकाए घर चला गया, जहां उसे एक सदमा और मिला। उसकी माँ घर के बाहर बैठी रो रही थी। भगवान किसी को भी ऐसा कुपूत ना दे। क्या हुआ माँ? रो क्यों रही हो? और बाहर क्यों बैठी हो? तुम्हें ठंड लग जाएगी। इतने में नीरज जया के साथ घर से बाहर निकलता है। सुन मनोज, अपनी माँ के साथ कहीं और रहने का बंदोबस्त कर ले। तुम दोनों को पालते पालते मेरी कमर टूट गई है। अब मैं और खर्च सहन नहीं कर सकता। भैया, आपने माँ को घर से निकाल दिया। आप इतने कैसे बदल गए? जब से आपकी शादी हुई है, आपका रवैया पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैंने तुम्हारे भाई को भड़काया है क्या? देख लो जी, तुम्हारा भाई मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। रो मत भाग्यवान। ए मनोज, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी के बारे में अपशब्द बोलने की? सच ही तो कहा है। तुम तो मुझसे दुगना कमाते हो। तुम्हें तो पैसों की कोई कमी नहीं है। फिर भी तुम अपनी माँ को अपने पास रख नहीं सकते। अरे, मुझसे कहते तो मैं चला जाता। पर अपनी माँ का अपमान क्यों कर रहे हो? छोड़ दे बेटा। इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। इनकी आंखों में लालच और घमंड ने बसेरा कर लिया है। इन्हें अब बस पैसा दिखता है, रिश्ते नहीं। सच कहते हैं लोग, जिसके पास जितना धन होता है, उसका मन उतना ही काला होते चला जाता है। तुम लोग जिस शान और शौकत पे इतना इतरा रहे हो ना, एक दिन यही शान और शौकत तुम्हें ले डूबेगी। देख लेना। मनोज और माँ दुखी होकर वहां से निकल जाते हैं। वे दर-दर भटकते हैं, पर कोई उनकी मदद नहीं करता। वे दो थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे बेटा? हमारा कोई सहारा नहीं है। कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। तू अकेले सब कैसे संभालेगा?
माँ तू फिक्र मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। अभी किस्मत हमारे साथ नहीं है, पर भगवान तो हमारा भी है। आखिर कब तक हमें रुलाएगा? एक ना एक दिन तो वह भी हम पर रहम खाएगा। बेटा तू जो मजदूरी वाला काम करता था वहां मदद के लिए एक बार पूछ कर देख। नहीं माँ, उन्होंने भी आज मुझे काम से निकाल दिया। मैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा था। पता नहीं ऐसी क्या आफत आ गई सेठ के ऊपर कि उन्होंने बिना कुछ बताए ही मुझे काम से निकाल दिया। सच कहते हैं, लोग जब मुसीबत दर पर दस्तक देती है तो अपने साथ दुखों का सैलाब लाती है। चलिए जानते हैं कि मनोज के ऊपर इतनी सारी परेशानी एक साथ कैसे आ पड़ी। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि उस रात जब नीरज पोटली लेकर शहर जा ही रहा था, तभी रास्ते में उसे पोटली खोलने की चाह होने लगती है। आखिर इस पोटली में ऐसा क्या है? सेठ हर हफ्ते मुझे यह पोटली शहर पहुंचने को बोलता है और ऊपर से इस छोटे से काम के दुगने पैसे देता है। आज तो मैं यह पोटली खोल कर देख ही लेता हूँ। नीरज पोटली खोलता है। उसे पोटली में ढेर सारे हीरे मिलते हैं, जिसे देखकर नीरज के होश उड़ जाते हैं। इतने सारे हीरे, आज तक मैं हीरे लेकर घूम रहा था और मुझे इसकी भनक तक ना थी। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। लक्ष्मी माँ खुद मेरे दहलीज पर आ रही थी और मैं उसे अनजाने में ठुकरा रहा था। नीरज शहर जाने के बजाय फौरन अपने घर अपनी पत्नी के पास चला जाता है और उसे सब हीरा दिखाता है। जया जया, देखो कितने सारे हीरे हैं, हमारी तो लॉटरी लग गई। ए जी, आपको ये हीरे कहाँ से मिले? अरे भाग्यवान, मैं हर हफ्ते रात में एक पोटली लिए शहर जाता था ना, उस पोटली में हीरे रहते थे। मुझे तब कुछ पता नहीं था, पर आज मैंने पोटली खोलकर देख ही ली। यह हीरे सेठ धनराज के हैं। नहीं, अब से यह हीरे हमारे हैं। हाथ आई लक्ष्मी को खोने मत दो, इसका फायदा उठाओ। मैं तो कहती हूँ कि हमारे पास अब बहुत सारा धन है, तो मनोज हमारे किसी काम का नहीं। तुम माँ और मनोज को घर से निकाल दो। हाँ, तुमने तो बहुत अच्छा सुझाव दिया है। बेकार में हम इतने सालों से उन्हें झेल रहे थे। मैं सुबह होते ही सबसे पहले सेठ धनराज से मिलूंगा, उसके बाद हम मनोज का किस्सा खत्म करेंगे। दोनों के मन में लालच बिल्कुल ठंड की तरह बढ़ती चली गई। उनके पास जितना पैसा आया उनका दिल उतना ही छोटा होता चला गया। अगली सुबह सूरज उगते ही नीरज फौरन धनराज के घर चला जाता है। क्या बात है नीरज, आज गोदाम के बदले घर आए हो? बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे घर ही आना पड़ा। कहो क्या बात है? अच्छा, इससे पहले यह बताओ कि वो पोटली शहर में मेरे भाई रतन लाल के पास दे आई या नहीं? कौन सी पोटली? कौन सा सेठ? यह तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा होश ठिकाने पर तो है। सेठ, मुझे पता चल गया है उस पोटली के अंदर आखिर क्या छुपाकर तुम शहर भेजते थे। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया। हीरे देखते ही तुम्हारे तो तेवर ही बदल गए हैं। अपने सेठ को आपसे सीधा तुम कह रहे हो। अरे भाड़ में जाए इज्जत, अब मैं तुम्हारे जितना ही धनी हूँ। अगर तुम वो हीरे वापस चाहते हो तो मनोज को काम से निकाल दो। तुम अपने ही भाई के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकते हो? तुम ज्यादा मुझे रिश्तेदारी का पाठ मत पढ़ाओ। जितना मैंने कहा उतना सुनो। अगर हीरे चाहते हो तो चुपचाप जैसा जैसा मैं कहूँ करते जाना। यह तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मैंने तुम पर भरोसा किया और तुम मुझसे गद्दारी कर रहे हो। तुमने मेरे भरोसे का गला घोटा है। अरे, जब मैं अपने सगे संबंधियों का नहीं रहा तो तुम्हारा कैसे रहूंगा?
मनोज आता ही होगा, जैसा मैंने कहा वैसा ही करना। मैं अब घर जा रहा हूँ। इतना बोलकर नीरज अपने घर चला जाता है। तो यही कारण है कि आज मनोज और उसकी माँ घर से बाहर है। रात होती है, ठंड का कहर, कुहासा, सर्द हवाएं सब अपना विशाल रूप ले लेते हैं। एक दिन माँ की हालत भूख और ठंड से बहुत नाजुक थी। तभी धनराज चुपके से वहां आता है। मनोज, मुझे माफ कर देना। आज माँ जो भी हालत है, यह सब मेरी वजह से है। मैं तुम दोनों का दोषी हूँ। सेठ, आपने हमारे साथ इतना गलत क्यों किया? मैं इतने सालों से पूरी निष्ठा के साथ आपके यहाँ काम करता आया हूँ। मेरी मेहनत और वफादारी का सिला ऐसे दिया आपने। मुझे बिना कुछ बताए काम से निकाल दिया। मैं क्या करता? नीरज के पास मेरी एक कीमती चीज है, जिसके जरिए वो मुझे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। उसी ने मुझे मजबूर किया था तुम्हें काम से निकालने के लिए। सेठ, ऐसी क्या कीमती चीज है मेरे भाई के पास आपकी? मैं हीरो की गैरकानूनी तस्करी का काम करता था। तेरा भाई अनजाने में इस काम में मेरी मदद करता था, पर जब उसने हीरे देखे उसका लालच बढ़ गया। उसने मेरे हीरे अपने पास जब्त करके रखे हैं। आप तो जुर्म कर रहे थे। आपके पास तो धन दौलत की कमी नहीं है। फिर आपने ऐसा काम क्यों किया? मैं थोड़ा स्वार्थी हो गया था। मैंने अपने भाई के साथ मिलकर शहर में एक अनाथ आश्रम खोला है। इन हीरो को बेचकर हम वहीं अनाथ आश्रम चलाते हैं। मुझे लगा कि बिना सरकार को कर दिए हमारा काम सही से हो रहा है, तो हम छुपकर ही यह काम करते हैं। पर यह तो गलत है ना? आप इतने पुण्य का काम भी जुर्म करके कर रहे हैं। मैं समझ गया हूँ मनोज। मैं अब तक बहुत गलत कर रहा था। चलो, तुम अपनी माँ को लेकर मेरे घर चलो। पहले हम तुम्हारी माँ का इलाज करवाएंगे। उसके बाद आगे क्या करना है इसका उपाय ढूंढेंगे। मनोज धनराज के साथ उसके घर चला जाता है। हमने असल में जिसे दोषी समझा वो तो भला मनुष्य निकला। धनराज ने मनोज की माँ का इलाज करवाया। कुछ दिन में माँ ठीक हो गई। उसके बाद मनोज और धनराज ने नीरज से वापस हीरे लेने की तरकीब निकाली। मनोज, इस हफ्ते हीरे मेरे भाई के पास नहीं पहुंचे हैं। पता नहीं अनाथ आश्रम कैसे चलता होगा। सारे बच्चे इस जालिम ठंड में बिना गर्म कपड़े और खाने के कैसे रहते होंगे। सेठ जी, मेरे दिमाग में एक अच्छा सुझाव आया है। हम उस दुष्ट नीरज से अब भी हीरे वापस ले सकते हैं। अच्छा, क्या सोचा है तुमने? बस अब आप मेरी बुद्धि देखते जाओ। अब नीरज को समझ आएगा लालच करना कितना गलत होता है। अगले ही दिन मनोज धनराज से कुछ नोटों की गड्डी लेकर नीरज के पास जाता है। ए, तू यहाँ क्यों आया है? अब मुंह खोलने का सोचना भी मत। कोई भीख नहीं मिलेगी तुझे। अरे भैया, मैं यहाँ मदद लेने थोड़ी आया हूँ। मैं तो तुम्हारा एहसान चुकाने आया हूँ। कैसा एहसान? मनोज अपनी जेब से नोटों की गड्डी निकालता है। ये लो भैया। अब तक तुमने हम पर जितने खर्च किए ये उसकी भरपाई है। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? सच बता, क्या गुल खिलाए हैं तूने? भैया, अब अनजान बनने का नाटक मत करो। मुझे भी हीरो के बारे में सब पता चल गया है। अरे, अब इतने हीरे देखकर किसका ईमान नहीं डोलता? आखिर कब तक मैं सच्चाई और अच्छाई की राह में चलता रहूंगा? तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। भैया, मैंने सेठ धनराज के खान का पता लगा लिया है, जहां से वो हीरे निकालते हैं। मैंने कल वहां खुदाई की और मुझे एक हीरा मिला। उसी को बेचकर तो इतने पैसे लाया हूं। अच्छा, मुझे भी तो बता वो खान कहाँ है? आखिर मैं तेरा बड़ा भाई हूं। मुझसे कब तक नाराज रहेगा?
मैंने तेरे साथ सही नहीं किया था। मुझे माफ कर दे। अब तुम इतना कह रहे हो तो बता ही देता हूँ। सुनो, जंगल में एक गुफा है। उस गुफा के अंदर ही वो हीरो की खान है। यह सुनते ही नीरज फौरन जया के साथ जंगल निकल जाता है। जया, आज तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। फिर हम अपनी पूरी जिंदगी ऐशो आराम से गुजारेंगे। नीरज और जया गुफा के अंदर जाकर दिन भर हीरो की लालच में खुदाई करते हैं, पर हीरे नहीं मिलते। मिलता है तो सिर्फ बड़े बड़े पत्थर और मिट्टी। सुबह होती है। वे दोनों थक हार कर गांव लौटते हैं। तभी रास्ते में धनराज और मनोज हंसते हुए उन्हें मिलते हैं। धनराज के हाथ में वही हीरो की पोटली थी। क्या हुआ नीरज, हीरे मिले कि नहीं? सेठ, इन्हें हीरे कैसे मिलते जब हमने उन्हें पता ही गलत बताया था। अरे बेवकूफ, तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं। अगर मेरे पुरखों की खान में बहुत सारे हीरे होते तो मैं हर हफ्ते के जगह हर दिन हीरे ना निकालता। मैं तो कभी कभी खुदाई करके हीरे निकालता हूँ। खान में हर रोज हीरे नहीं मिलते, किस्मत के ऊपर निर्भर है। और यह देख, मेरे हीरे मुझे वापस मिल गए। धोखा। मेरे साथ इतना बड़ा छल किया तुम दोनों ने। हमने कुछ नहीं किया। यह तो तुम्हारा लालच है जिसने तुम्हें डूबा दिया। अगर तुम और ज्यादा पानी की लालच ना करते तो यह हीरे तुम्हारे पास ही होते। तुम और ज्यादा हीरे पाने के लालच अपने घर का दरवाजा बंद करना ही भूल गए। यह सब आपकी वजह से हुआ है जी। आपने इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों की? इस मनोज के बातों में क्यों आए? अच्छा, और तुमने भी तो लालच किया ना। बिना सोचे समझे घर खुला छोड़कर निकल पड़ी मेरे साथ। दोनों अपना सब्र खोखा एक दूसरे को कोसने लगते हैं। धनराज और मनोज हंसते हुए वहां से सीधे घर चले जाते। अब मुझे आज्ञा दो सेठ, मैं अपनी माँ के साथ जा रहा हूँ। आखिर कब तक हम आपके घर में पड़े रहेंगे? मनोज, आज से तू काम पर वापस आ जाना। आज से तू सभी मजदूरों का ठेकेदार होगा। तेरी पगार दुगनी होगी। तू अपने लिए एक अच्छा सा घर लेकर अपनी माँ के साथ चले जाना। तब तक तू यहीं रह ले। मनोज की तरक्की हो गई। नीरज का काम छूट गया और वह गरीब हो गया। मनोज ने अपनी मेहनत और लगन से नया घर खरीदा और एक अच्छी कन्या देखकर शादी कर ली। धनराज समय समय पर कर भरने लगा और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे।